Hello friends, good morning to all of you. This is Dr. R.K. Agrawal, Director and Founder Agrawal Commerce Career. Friends, this video is very important for all those who have just started their career in finance and they just dream to establish something in the career in the era of finance. Okay, so what I want to say, friends, यहाँ पे आपने सीखना क्या है, आज हमें समझना क्या है, आज की टॉपिक क्या है। आज तो कुछ भी बताने से पहले, कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ विशेष बातें डिस्कस करना चाहूँगा फ्रेंड्स। ओके, व्हाट आई वांट टू डिस्कस, जस्ट सी हियर, मैं आपसे डिस्कस क्या करना चाहता हूँ। कुछ भी अकाउंटिंग में बात करने से पहले, किसी भी टॉपिक के बारे में बताने से पहले, एक्चुअली आपने देखा होगा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिखी हुई हैं, लेकिन मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। पहले, सबसे पहले आप देखें कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपके लिए एक सेंटेंस लिया है मैंने। दिस इज अब मेरे को आप बताएं कि क्या ये सेंटेंस सही है। तो आपका जवाब ये आएगा, क्लियर कट आप जवाब दोगे मेरे को कि नो सर, ए का यूज़ गलत है। क्यों भाई? ए का यूज़ यहाँ पे गलत मैंने करा है। क्यों करा है? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं होगी आर्टिकल की सॉरी, तो इस वजह करके मेरे से गलती हुई है। आप कहोगे कि यहाँ पे ए नहीं, दिस इज़ एन एप्पल बोलना सही है। तो ये चैप्टर जो है क्या आपको सिखाता है, क्या आपको बताता है, हम लोग अभी उसी पे डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये डिटेल डिस्कशन हमारा इसी बात पर है कि जो अकाउंटिंग की ग्रामर, ये तो इंग्लिश ग्रामर की बात हो गई, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर आप लोग सीख चुके हो। तो अभी जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो बेसिक बात जो हमें करनी है वो यही करनी है अकाउंटिंग ग्रामर की। तो अकाउंटिंग को हम लोग एक लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी की लैंग्वेज है अकाउंटिंग। तो जाहिर है कि इस लैंग्वेज की भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगी। ओके, कुछ ना कुछ व्याकरण होंगे, कुछ ना कुछ ग्रामर होगा। तो यही रूल्स और व्याकरण और ग्रामर जो हैं हमें किस रूप में जाननी है? GAAP के रूप में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अकाउंटिंग कंसेप्ट भी कहते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी कहते हैं, अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, डॉक्ट्राइन भी कहते हैं डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, सॉरी। तो हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ओके, और मैंने आपके लिए किया क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को इलैबोरेट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए मैंने क्या करा है वो मैं आपको बताऊंगा कि GAAP को मैंने किस प्रकार से डिवाइड किया है। वो भी आप अभी बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में देखेंगे और बिल्कुल क्लियर होगा। और ये भी मैं बता देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं उनके सिलेबस में है ये चीज़, और जो स्टूडेंट CA CS फाउंडेशन देना चाहते हैं उनके सिलेबस में भी है ये चीज़। तो माय डियर फ्रेंड्स, और जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं अभी फ़िलहाल भी, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का दौर शुरू हो रहा है। और पहला जो कहते हैं ना पहल करने की बात, तो पहल करने जा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर रहने को कहा है। तो आने वाले समय में ऑनलाइन का ही दौर होगा। तो आप लोग अभी से अगर उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और इससे MCQs पूछे जाते हैं। तो वो MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है GAAP को
तो GAAP को हम लोग कितने रूप में लेंगे वो देखिएगा। GAAP को हमने किस तरह से इलाबोरेट किया है और किस तरह से डिवाइड कर दिया है, एक ग्लिम्स मैं अभी आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किया क्या है, GAME गेम, फ्रॉम FROM गेम फ्रॉम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर मैंने लिया है, आगे भी लिया है मैंने, हिंदुस्तानी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इज़ कॉस्टली मटीरियलिस्टिक एंड कंसिस्टेंट। तो आपको इतना याद रखना है। और ये गेम फ्रॉम में जो डिटेलिंग मैंने करनी है वो डिटेलिंग भी आप देख लें कि डिटेलिंग इसकी क्या होने जा रही है, डिटेलिंग भी इसकी आप समझेंगे। ओके, G स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न, A stands for accounting period, M stands for money measurement, and E stands for entity। इसकी डिटेलिंग मैं अभी आपके सामने रखूँगा। ओके, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, मनी मेजरमेंट, एंटिटी, ये 4 हो गए। ये चारों बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में आएंगे। ओके, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, मनी मेजरमेंट एंड एंटिटी। और रही बात फ्रॉम, तो फ्रॉम में आपने क्या लेना है, फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, F से फुल डिस्क्लोजर, R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, O stands for objectivity, M stands for matching, and H stands for I would discuss it later on, game from, okay, and just I am setting it aside. Okay, game from, H stands for historical cost, HIS, historical cost, P stands for prudence, T stands for timeliness, I stands for industry practice, C stands for cost benefit, M stands for matching, and C stands for consistency. Okay, so historical cost concept, the concept of prudence, the concept of timeliness, concept of industry practice, cost benefit, matching and consistency. So what we are having here, just look at the screen. I think game from Hindustani physical training instructor is costly, materialistic and consistent. So you all will have to keep in your mind all the time, and just I would come to the point
एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई वुड स्टार्ट। मैं अब शुरू से आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, शुरू से। गोइंग कंसर्न क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, एम क्या है, ई क्या है, ये सारी बातें मैं अभी आपसे डिटेल में करूँगा और ये सारी बातें आपको लिखी हुई भी मिलने जा रही हैं फ्रेंड्स। ओके, सो जस्ट वी आर हियर एंड वी आर हियर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आप ये देख चुके हो कि जनरली एक्सेप्टेड ये जी है, जी गोइंग GAAP, यही आपको करना है। GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यही आपको अभी करना है। तो सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स इसमें है गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न की डिटेलिंग मैंने लिखनी नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंटेड है और आपको ये चीज़ सप्लीमेंट मिल जाएगी। आप इसे ध्यान से देखें, मेरा काम अभी इसे समझाना है और इसके संदर्भ में एग्जाम्पल देना है। ओके, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन द इंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न। इंटरप्राइज को नॉर्मली कैसे व्यू किया जाता है कि वो चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। दैट इज as continuing operation for the foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation. Liquidation का मतलब क्या है? कहने का liquidation का मतलब है, liquidation का मतलब है समापन, समापन। ओके, बिजनेस निरंतर चलता रहेगा। If an enterprise is not a going concern, valuation of its assets and liabilities on historical cost becomes irrelevant and as a consequence loss may not give profit or loss. Profit and loss may not give reliable information. Profit and loss account, देखिए आपको यहाँ पे समझना होगा। सपोज कि मैंने एक वेंचर शुरू किया, वेंचर आई मीन टू से कि एक काम शुरू किया है और काम मेरा क्या है कि मैं गुड्स परचेज नहीं करूँगा रेगुलर बेसिस पे, मैं एक अपार्टमेंट बनाऊँगा और उसके फ्लैट्स को बेच दूँगा और बेच के जो प्रॉफिट होगा वो मैं रख लूँगा। ओके, ये काम करने में मुझे साल भर लगेंगे, 2 साल लगेंगे, व्हाटएवर, लेकिन ये टेम्पररी नेचर का है, ये परमानेंट नेचर का नहीं है। और मैं 2 आदमी मिलकर के यदि ये काम कर रहा हूँ, 3 आदमी मिलकर कर रहा हूँ, 10 आदमी मिलकर कर रहा हूँ, तो ये जॉइंट वेंचर होगा और ये जॉइंट वेंचर टेम्पररी नेचर का है, ये परमानेंट बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न नहीं एज्यूम किया जाएगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है वो कहाँ फॉलो होगा? नॉर्मल बिजनेस हाउसेस में। ओके, और नॉर्मल बिजनेस हाउसेस में क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस हाउसेस में होता यह है कि सतत चलता रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न, दैट इज एज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। इट इज एज्यूम्ड दैट द एंटरप्राइज हैज नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन। समाप्त करने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन हमारा तो जॉइंट वेंचर था, 2-4 लोग मिलकर के एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट को डेवलप करना चाह रहे थे फ्लैट बेचने के लिहाज से, उसके उद्देश्य से, और जैसे ही वो बिक जाएगा मेरा वेंचर ख़त्म, तो बिजनेस एंड। तो ऐसा नहीं है। और गोइंग कंसर्न की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये बात आपको क्लियरली समझनी होगी कि एसेट्स 2 क्लास में बढ़ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। लाइबिलिटीज़ भी 2 क्लास में बढ़ जाती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। ओके, तो ये इसकी वजह से होता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन की वजह से होता है। आपसे यदि पूछा जाए, क्वेश्चन ये करा जाए कि हम लोग एसेट को क्लासिफाई करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड या करंट, तो आपका जवाब होगा कि एसेट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के रूप में, लेकिन लाइबिलिटीज़ को हम लोग क्लासिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्यों करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, कौन ये कहता है करने को? तो यही एजम्पशन हमें कहता है कि आप एसेट को 2 पार्ट में रख सकते हो, एक शॉर्ट टर्म जिसका संबंध एक फाइनेंशियल पीरियड से है और दूसरा करंट एसेट्स और
फिक्स्ड एसेट्स, और लाइबिलिटीज़ को भी आप दो पार्ट में क्लासीफाई करो। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको गोइंग कंसर्न की बात समझ में आ गई होगी। गोइंग कंसर्न में होता क्या है कि करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स का क्लासिफिकेशन होता है, और लाइबिलिटीज़ भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके से क्लासीफाई होती हैं। ओके, और ये मान के बिजनेस किया जा रहा होता है, बिजनेस में अकाउंटिंग ये मान के की जा रही होती है कि बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला। ओके, आगे दूसरा है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखिए ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है माय डियर फ्रेंड। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड और पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। इसे हम लोग पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल का भी नाम देते हैं। वाई, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि ये प्रिंसिपल आपको क्या सजेस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ enterprise is artificially split into periodic intervals which are known as accounting periods, at the end of which an income statement and profit and position statement are prepared to ascertain the financial performance and position of the entity. As per this assumption, expenses are allocated as capital and revenue. Point should be noted. आपका गोइंग कंसर्न क्या बोल रहा था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लासीफाई कर लो। ओके, दो पार्ट में एसेट्स को क्लासीफाई किया, दो पार्ट में लाइबिलिटी को क्लासीफाई किया इससे पहले वाले में। और अकाउंटिंग पीरियड आपका क्या कह रहा है कि एक्सपेंस को आप देख लो कि वो कैपिटल है एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू है एक्सपेंडिचर। अब इस पे भी आपको कन्फ्यूजन होगा बिगिनर्स कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। मैं इस पे बात करूंगा आपसे, इस पे एक डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत होगी आपके लिए। एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में बांटा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, लेकिन यहाँ भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। सपोज़ कि आपने मशीन खरीदी है अपने बिजनेस के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपने गुड्स खरीदा है, रेंट दिया है, सैलरी दी है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो जो बार बार होने वाले खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, और जो नॉन रिकरिंग नेचर के जो खर्चे होते हैं जिसके बदले में आपको कोई एसेट मिल जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हमें अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारी जो बिजनेस की लाइफ है, लाइफ जो हमारे बिजनेस की है वो इनफाइनाइट है, चलता चला जाएगा, एकदम अनंत काल तक चलता चला जाएगा। ठीक है भाई, अनंत काल तक लाइफ चली जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा रुको तो, मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए रुको, और इस 12 मंथ पे आप अपना प्रॉफिट डिटरमाइन करो या लॉस हुआ है वो पता कर लो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आपका पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो जान लो। ठीक है जी। तो ये पता लगाना ही ये कहता है अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। ओके, तो आपने देखा कि अकाउंटिंग पीरियड जो प्रिंसिपल है ये बिजनेस की लाइफ तो इनफाइनाइट है, लेकिन उसे स्प्लिट करती है कितने में, कम से कम कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बैंकों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हर साल प्रिपेयर होता है। जितनी भी एंटिटीज़ हैं वर्ल्ड की वो एनुअल रिपोर्टिंग करती हैं। कोई ऐसी संस्था नहीं होती जो 4 साल बाद अपनी एनुअल रिपोर्ट या 4 साल का वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक बार प्रेजेंट करेगा, 10 साल का एक बार प्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं होता। रीज़न क्या है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। लेकिन एट द एंड आपको ये जानना है कि कैपिटल रेवेन्यू में क्लासिफिकेशन हमारा जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, अकाउंटिंग पीरियड की वजह से हुआ। जो एक्सपेंस हमारे ऐसे हैं जिसका बेनिफिट हम अगले साल ले जाएंगे तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसका संबंध, एक्सपेंस का संबंध आने वाले 2, 3, 4, 5 फाइनेंशियल पीरियड से है, तो उसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसका संबंध एक ही फाइनेंशियल पीरियड से होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हम लोगों ने समझ लिया है कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है, कि इकोनॉमिक लाइफ जो बिजनेस की है उसको स्प्लिट किया जाता है इनटू पीरियोडिक इंटरवल विच आर नोन एज अकाउंटिंग पीरियड्स, एंड अकाउंटिंग पीरियड शुड नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ओके, सो इससे ज़्यादा नहीं होगी बात। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे की तरफ रुख करूँगा और मैं थर्ड पॉइंट की तरफ भाग रहा हूँ,
M मतलब मनी मेजरमेंट, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनका कि हम लोग मॉनेटरी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अब मान लो इंडिया में अकाउंटिंग हो रही है फ्रेंड्स, यू आर डूइंग अकाउंटिंग इन इंडिया। ओके, तो जब इंडिया में अकाउंटिंग हो रही है तो वो रूलिंग करेंसी इंडिया की क्या है, रुपीज़, इसमें होगी। अगर वही इंग्लैंड में है तो वो पौंड में, अमेरिका में है तो डॉलर्स में। तो ये रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी का हमारा मतलब क्या है? मनी का मतलब है रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो इफ transactions and events are not capable of being expressed in terms of money, then those transactions will not be recorded. If it is measured in terms of money, it will be recorded only. Okay, my dear friends, तो आप ये समझ चुके होंगे। आगे बढ़ता हूँ। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी की जो बात है इसमें क्या है? देखिए, बड़ा ही सिंपल सा मैटर है। बिजनेस एंटिटी में क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। बिजनेस एंटिटी में है क्या, बहुत ही सिंपल सा मैटर है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एक तस्वीर बनी है। इनका नाम है मिस्टर ए। ओके, अब क्या है कि इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है जी, अब बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस को कोई व्यक्ति के रूप में थोड़ा ही ना देखता है। ये इनका बिजनेस है, इनका नाम है बिजनेस। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है भाई? जी हाँ, यही समझना है आपने। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में आपको यही समझना है कि बिजनेस मिस्टर ए का है, मिस्टर ए ओनर हैं। ओके, उनका एक बिजनेस है, उनका एक बिजनेस है और बिजनेस का भी एक एग्जिस्टेंस है। अकाउंटिंग के लिहाज से इन्हें भी हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ओके, इसे भी हम लोग एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये बोलता भले ही नहीं है, चुप भले ही रहता है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस और इसका एग्जिस्टेंस, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। और जो ट्रांजैक्शन बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में होता है उसे हम लोगों को सेपरेट रखना है। ठीक है, यही ये कंसेप्ट कहता है। और इसी की वजह से हम लोग बिजनेस में जब इन्होंने पैसे लगाए, जब ये बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसे हम लोग कैपिटल नाम दे देते हैं। और अब यदि इन्होंने पैसे दिए, बिजनेस ने पैसे दिए इनको, तो उसे हम लोग एक टर्म दूसरा यूज कर देते हैं रेगुलर नेचर पर, रेगुलर बेसिस पर अगर विड्रॉल करता है अमाउंट को तो उसे हम लोग ड्राइंग्स कह देते हैं। ओके, तो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच में होता है उसे हम लोग बाकी ट्रांजैक्शन से अलग रखते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इसमें है क्या, कंटेंट समझते हैं कि इसकी कंटेंट क्या है। तो हमने जो अभी आपसे बातें की, बातें कौन सी करी हैं? हमने बहुत ही सिंपल सी बातें करी हैं आपसे। अकॉर्डिंग टू द एंटिटी प्रिंसिपल, अ बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड ऑल अदर अकाउंटिंग एंटिटीज, and hence distinction should be made between personal transactions and business transactions, and transactions of business entity and those of another business entity. As per this principle, we use the term capital and drawings. Point should be noted. We use the term capital and drawings. If this principle is not followed, the financial position and performance of business cannot be determined truly. What it means? It's very simple thing. Just consider what I was saying. ये एक बिजनेसमैन थे, इनका एक बिजनेस था, ये बिजनेस है। तो
तो इस बिज़नेस का एग्जिस्टेंस और इस बिजनेसमैन का एग्जिस्टेंस दोनों अलग अलग है, ये कहना है इस कंसेप्ट का कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। नाम बिजनेस एंटिटी मैंने ज़रूर दी है, ठीक है, और आप इसे सिर्फ एंटिटी के रूप में भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, बिजनेस वर्ड आप हटा दें। एंटिटी कंसेप्ट, एंटिटी प्रिंसिपल, वट एवर यू में से, ओके। तो इसका तात्पर्य यह है कि ट्रांजैक्शन जो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच होता है वो प्रॉफिट लॉस डिटर्मिनेशन के लिए नहीं हो सकता, उसे अलग रखना है बाकी ट्रांजैक्शन से। और यदि हम उसे मिक्सअप कर लेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस भी सही नज़र नहीं आएगा और ना ही पोजीशन सही नज़र आएगा। तो बातें शायद क्लियर हो गई होंगी आपको कि हम बाकी जो दुनिया भर के ट्रांजैक्शन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो ट्रांजैक्शन करेगा उसे अलग रखना है ट्रांजैक्शंस को, और जो इनका और इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस और बिजनेस के मालिक का जो ट्रांजैक्शन है, उसे अलग रखना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई है। फुल डिस्क्लोजर बहुत ही सिंपल है। फुल डिस्क्लोजर, आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है वो फुली डिस्क्लोज करने वाला होना चाहिए, छुपाने वाला नहीं होना चाहिए, ये कहता है फुल डिस्क्लोजर। नाम में ही लिखा है फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग होना चाहिए, कन्वेइंग होना चाहिए, ना कि काउंसिलिंग। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज कन्वेइंग नॉट कंसीलिंग। कन्वेइंग मतलब प्रकट करने वाला हो, कन्वे करने वाला हो, बताने वाला हो। कंसीलिंग मतलब छुपाने वाला, ये नहीं होना चाहिए। दिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कन्वेइंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कंसीलिंग का मतलब छुपाने वाला समझ गए होंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सो दैट, डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोज रेलेवेंट, प्रासंगिक, रिलायबल, विश्वसनीय इंफॉर्मेशन, सो दैट द इंफॉर्मेशन मे बी यूजफुल फॉर द यूजर्स। मैंने प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स की बात की थी, और यूजर्स को अगर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो गड़बड़ होना तय है। सो दैट द इंफॉर्मेशन मे बी यूजफुल फॉर द यूजर्स। द प्रैक्टिस ऑफ फुटनोट, द प्रैक्टिस ऑफ फुटनोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब जरा इस बात को समझना है कि फुल डिस्क्लोजर की बात क्या है। देखिए जी, मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होंगे तभी रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इसका एक फुल डिस्क्लोजर का कन्फ्लिक्ट चला गया, और वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से इसका कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और किससे किसका कन्फ्लिक्ट होता है मैं उस पर बाद में बात करूँगा। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस में है क्या। लेकिन यहाँ फ़िलहाल आपको बताना ज़रूरी है कि हमने वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड करनी है जो एग्जैक्टली हुए हैं, जिनका मनी मेजरमेंट हो सकता है। लेकिन हमारी कंपनी पर किसी वर्कर ने क्लेम कर रखा है कि आपको 10 लाख रुपए देने होंगे, कंपनी को 10 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा। ओके, मैटर अभी कोर्ट में है। यदि कंपनी मुकदमा हार जाती है तो वर्कर्स को 10 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, कंपनी मुकदमा जीत जाती है तो वर्कर को 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो क्या हम इसे लायबिलिटी कह सकते हैं? अभी ये लायबिलिटी का होना या ना होना किसी ऐसी घटना पे के होने या ना होने पर डिपेंड करता है जिसका नियंत्रण मेरे हाथ में या कंपनी के हाथ में नहीं है। ये कोर्ट का मैटर है। ओके, तो कोर्ट यदि हमारे फेवर में फैसला दे दे, जजमेंट दे दे, तो हम बरी हो गए और हमें 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, तो लायबिलिटी तो नहीं है। लेकिन यदि हम मुकदमा हार जाते हैं, कंपनी के बिहाफ से मुकदमा लड़ रहे हैं, और हम यदि मुकदमा हार जाते हैं तो हमें वो रकम चुकानी होगी। तो ऐसी लायबिलिटी को जो किसी घटना के घटित होने या ना होने पर डिपेंड करती है, तो उसे हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो कंटीजेंट लायबिलिटी को कंपनी के बैलेंस शीट में फुटनोट के रूप में दिखाया जाएगा। अगर बैलेंस शीट कंपनी बनाती है, इस साइड लायबिलिटी और इस साइड एसेट लिखती है, तो सारे अमाउंट्स की टोटलिंग उसको कर लेनी है। सारे अमाउंट्स की टोटलिंग कर ली जाएगी और फुटनोट में लिखा जाएगा, फुटनोट, यही फुटनोट के रूप में लिखा जाएगा, देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज ... for claim under dispute, for claim under dispute, ये रहेगा बात। तो यही वो कंसेप्ट है जो कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सब डिस्क्लोज कर दो, कुछ भी ना छुपाओ।
सिंपल सा इसका फंडा है, फुल डिस्क्लोजर, पूरा प्रकट करो। नाम हिंदी में इसका पूर्ण प्रकटीकरण, पूरा प्रकट कर दो, कुछ भी ना छुपाओ। ठीक है जी। फर्नीचर अगर खरीदा है तो कौन सी फर्नीचर खरीदी है, टेबल, कुर्सी, बेंच, सब डिस्क्लोज करो। तो इसका एक कन्फ्लिक्ट आता है इसका मटीरियलिटी से, और मटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो जो ज़रूरी है साहब। अब सपोज़ कर लो कि कैलकुलेटर खरीदी गई है कंपनी में, दिस इज़ द कैलकुलेटर विच हैज़ बीन परचेज। पेन खरीदी गई है, पेन 10 साल चलने वाली है, कैलकुलेटर भी 2 साल चलने वाली है। सपोज़ करो कि ऐसी पेन है जो 10 ईयर्स चलेगी, और रियली ये पेन ऐसी है जो 10 साल चलेगी। ठीक है, आपको शायद लगा होगा कि पेन 10 साल कहाँ से चले, नहीं जी, ये 10 साल की गारंटी है इसकी। और ये कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर ऑब्वियसली ये मैं तो ऑलरेडी 4 साल से यूज कर रहा हूँ, तो ऐसी जो कैलकुलेटर्स होती हैं 3-4 साल, मोर देन 1 ईयर चलती हैं। कैलकुलेटर की कीमत कितनी है, 500 रुपये, 200 रुपये, और करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इस कैलकुलेटर को डिस्क्लोज करो। फुल डिस्क्लोजर कह रहा है कि इसे आप एसेट के रूप में डिस्क्लोज करो, लेकिन मटेरियलिटी कहता है कि नहीं साहब, इसे आप ख़त्म करो, ये इररिलेवेंट मैटर है, कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को प्रभावित कर देगा 500 रुपये का कैलकुलेटर का ना होना। ओके, तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि फुल डिस्क्लोजर से कन्फ्लिक्ट किसके साथ है, तो वो मटेरियलिटी के साथ है। मैंने आपको बता दिया है, आगे मैं चलूँगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के बारे में बात करता है कि हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे। ओके, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, इसका जो मैटर है वो बड़ा ही सिंपल और सरल है। उसमें ये है कि हम जब गुड्स को सेल कर दें, SALE, गुड्स बिक गई है, माल बेच दिया गया है, कैश मिला है या नहीं मिला है, इट डजेंट मैटर, माल बेच दिया गया है, इस फाइनेंशियल पीरियड में हम हैं, तो हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। एक्रूअल बेसिस उसको कहा जाता है। एक है कैश बेसिस, कि उसमें जब रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब कैश मिलेगा। तो क्रेडिट परचेजेस को हम लोगों को उसमें काउंट नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है, कि दिस प्रिंसिपल इज मेनली कंसर्न विद द रेवेन्यू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। Revenue is the gross inflow of cash, receivables or other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprise from the sale of goods, rendering of services and use of enterprise resources by other yielding interest, royalties, dividend. It excludes the amount collected on behalf of third parties such as certain taxes. अब आपने गुड्स तो बेचा है, गुड्स को तो आप अपना इनकम कहोगे, लेकिन उस पर GST भी वसूला है, तो क्या वो भी आपका इनकम है? नहीं, वो थर्ड पार्टी के बिहाफ में आपने रिसीव करा है, तो वो आपकी इनकम नहीं है। सर्टेन टैक्सेस इन एन एजेंसी रिलेशनशिप, द रेवेन्यू इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन नॉट द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। अब मान लीजिए मैं एक एजेंट हूँ, मैं गुड्स बेचता हूँ हीरो मोटर्स कॉर्प के बिहाफ में। हीरो मोटर कॉर्प्स मेरे को कमीशन देती है 2% ऑन ग्रॉस सेल्स, जितना भी मैं बेच दूं 2% कमीशन मेरे को मिलेगा। तो मेरा इनकम 2% कमीशन है, ना कि जो अमाउंट मैंने बेच के रियलाइज़ किया वो मेरा इनकम है। ओके, तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी आपको। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज़ अर्नड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड। हमने गुड्स बेचा है और हम अभी कैश रिसीव नहीं कर सके हैं। कैश हो सकता है कि मेरे को नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में मिले, लेकिन फिर भी उसे हम करंट ईयर के इनकम में आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। बेसिकली वो एक्यूरल बेसिस को फॉलो करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, यहाँ साक्ष्य और प्रमाण की बात होती है। इसमें आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज कॉल्ड वाउचर्स, एंड ईच एंड एवरी वाउचर्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल सी बात है कि यदि हमने कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है तो उसके लिए कुछ ना कुछ दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, और यदि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, दैट इज रॉन्ग। पहली बात। दूसरी बात कि आपके पास वाउचर्स हैं, दस्तावेज तो हैं, लेकिन एंट्री नहीं है, तो भी गलत है।
तो दोनों होने चाहिए, दस्तावेज भी होने चाहिए और एंट्री भी होनी चाहिए। तो यही ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है जो अकाउंटिंग को मोर रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाता है, वेरीफिएबल बनाता है, और इस पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जब हो रही है तो उसकी एविडेंस होंगी ही होंगी, एक मान्यता बनती है लोगों की और ट्रस्ट बनता है अकाउंटिंग पर। फिर मैं बात करूंगा मैचिंग प्रिंसिपल की। तो मैचिंग प्रिंसिपल में क्या मैच कराना है, किसे मैच कराना है? टोटल रेवेन्यू जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड का आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया वो, और टोटल कॉस्ट। थोड़ी देर के लिए इसे आप देख लें तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको सारा कुछ। कैसे? मैचिंग प्रिंसिपल क्या बताता है आपको कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड के टोटल रेवेन्यू जो आपने रिकॉग्नाइज की है उसे एक साइड रख लें, और कॉस्ट, इसको जनरेट करने की कॉस्ट जो भी हुई है उसको आप मैच कर लें। ओके, तो आपका रिजल्ट पता चलेगा। अब जरा देखिए कि यहाँ क्या कहा गया। अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड, एक्सपेंसेस इनकर्ड यही कॉस्ट है आपका, एक अकाउंटिंग पीरियड का कॉस्ट है, शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू recognized in that period. It means that if revenue is recognized in all goods sold during the period, cost of those goods sold should also be charged to that period. This concept is basically an accrual concept, since it disregards the timing and the amount of actual cash inflow or cash outflow and concentrates on the occurrence of revenue and expenses. बात को समझना होगा आपको, आप लोगों को, बहुत लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं इसे अभी डेफिनेट क्लियर करूँगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ओके, कम हियर। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या इसको आप कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, कुछ लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन अजम्पशन भी कह देते हैं, कुछ भी हो, ये इससे मतलब नहीं है। ये अजम्पशन या कंसेप्ट कहता क्या है, हमें ये जानना है। ओके, तो देखिएगा हो क्या रहा है यहाँ पे। मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को क्लोज होता है। ओके, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये अकाउंटिंग पीरियड वाली बात आ गई। ओके, अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कंसेप्ट को मैंने फॉलो किया है। अब क्या है कि इस दरमियान 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दरमियान हमने किया क्या है, टोटल परचेजेज ऑफ गुड्स रुपीज 10 lakhs की है। लैक्स को मैं एल से डिनोट कर दे रहा हूँ। टोटल परचेजेज ऑफ गुड्स रुपीज 10 लाख। अब इसमें भी है रुपीज 8 लाख ऑन कैश और ऑन क्रेडिट रुपीज 2 लाख। हमने जो ख़रीदारी की पूरे साल भर में वो 10 लाख की ख़रीदारी की है 10 लाख रुपीस की। ओके, जिसमें से 8 लाख रुपए मैंने नगद में ख़रीदा है और 2 लाख रुपए का उधार है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या हुई है, इस पे भी आ जाते हैं एक बार और। एक्सपेंस जो हमने किया है वो रुपीज़ 5 लाख की है, जिसमें से हमने 3 लाख पेड इन कैश है एंड 2 लाख रुपीज़ अभी भी ड्यू है, स्टिल ड्यू है। ओके,
तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करने जा रहे हैं, करेंगे, वेट होल्ड ऑन। लेकिन ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि टोटल परचेज हमने कितना किया ड्यूरिंग द ईयर। देखिए आप लोग अकाउंटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी होंगी, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हो सकता है कि कुछ बातें आपको क्लियर ना हो प्रॉपरली, तो पैनिक नहीं होना है कि वो वीडियो है मैं नहीं समझ में आया, तो ये करने से काम चलने वाला नहीं है। यू विल हैव टू कीप योर कूल एंड डेफिनेटली आई विल बी देयर, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने कहा कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमारा फाइनेंशियल पीरियड है और इस दरमियान हमने टोटल परचेजेस कितने की है, 10 लाख रुपए की है, जिसमें से 8 लाख रुपए मैंने पे कर दिए हैं, 2 लाख रुपए अभी भी बाकी है। एक्सपेंस भी हमने करा है, एक्सपेंस हमारा टोटल जो हुआ है वो 5 लाख का एक्सपेंस हुआ है। ओके, और पेड जो हमने करा है वो 3 लाख रुपए का पेमेंट करा है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात है। तो मेरे ख्याल से ये बात जब आपको समझ में आ गई तो इसको थोड़ा सा सेट असाइड कर दिया जाए, थोड़ा सा सेट असाइड, ये लो हमने कर दिया है। ओके, नाउ आई एम मूविंग कि अब इसके आगे क्या हुई है। तीसरी बात भी आप देख लो यहां लगे हाथों, टोटल सेल्स कितने का है। टोटल सेल्स रुपीज 20 लाख का है, जिसमें से मुझे 18 लाख रुपीज रिसीव्ड इन कैश है, रिसीव्ड इन कैश एंड 2 लाख स्टिल ड्यू, इट इज स्टिल ड्यू। ओके, तो ये 3 बातें तो क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, इजंट इट। ये तीनों बातें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मैंने परचेज करा 10 लाख रुपए का, जिसमें से 8 लाख मैंने चुकाए हैं, 2 लाख अभी भी बाकी है। खर्च मैंने करा 5 लाख रुपए का, जिसमें 3 लाख रुपए मैंने चुका दिया है, 2 लाख रुपए स्टिल ड्यू है, इसमें भी बाकी है। ओके, और 20 लाख रुपए की टोटल सेल्स हुई है, सब लाख में है। ओके, ये सब लाख में, लैक्स रिसीव हुआ है मेरे को कैश में 18 लाख, 2 लाख अभी भी बाकी है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉफिट डिटर्मिनेशन पर। ओके, नाउ वी वुड मूव टूवर्ड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो देखिए प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए भी मैं 2 तरह से बात करूंगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या कंसेप्ट जो है वो 2 तरीके से बात करती है। एक कैश बेसिस, ठीक है जी, कैश बेसिस पे हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे फर्स्ट। सेकंड, एक्रूअल बेसिस। यही एक्रूअल बेसिस का जिक्र अभी वहां पे हुआ है, तो जिन लोगों ने नहीं जाना है अभी तक वो आज जान लें, ठीक है, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। तो कैश बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे, तो जितनी उधारी हुई है सबको भुला देंगे, जो भी बकाया है सबको भुला देंगे, नगद की ही सिर्फ बात होगी। तो प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हमें चाहिए सेल्स। सेल्स हमारा टोटल सेल्स नगद में कितने का है, 18 लाख रुपए का। अब इसमें से सेल्स हमारा मेजर इनकम है, सेल्स को ही हम इनकम मानते हैं, यही हमारा रेवेन्यू है, यही इनकम है। ओके, लेस किया इसमें से परचेजेज। परचेजेज हमारा कितने का था भैया, नगद वाला परचेज 8 लाख रुपए। ओके, और एक्सपेंस हमने कितने की करी थी, 3 लाख रुपए। एक्सपेंस 3 लाख रुपीज, तो 8 और 3 11 लाख रुपए। अब 11 ये हमारा इनकम है और ये मेरा उस इनकम को जनरेट करने का कॉस्ट है, यही मैचिंग हो रहा है। तो 18 माइनस 11, what is the amount of profit? This is profit and this profit has been derived through cash basis। लेकिन आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कैश बेसिस की वकालत नहीं करता। दिस इज नॉट अप्रूव्ड। ओके, दिस वन इज नॉट अप्रूव्ड, दिस इज कंप्लीटली डिसअप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी
as far as company is concerned, and however it is allowed somewhere, कहीं कहीं पे इसकी परमिशन है लेकिन कंसिस्टेंसी फॉलो करना होगा, तब ये कैश बेसिस ओके होगा। लेकिन सोल ट्रेडर में पॉसिबल है, ठीक है। छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस में ये अलाउड है। प्रोफेशनल्स व्यक्तियों के लिए लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, अगर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग रखते हैं तो उनके लिए ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का ये प्रिंसिपल, ये मेथड ओके होगा। लेकिन एक्यूरल बेसिस ये नॉर्मल बिजनेस इंटरप्राइजेज और कंपनियों के लिए तो मैंडेटरीज है, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, ओके। और इनकम टैक्स इसको अप्रूव करता है और कंपनीज एक्ट इसे फॉलो करने के लिए बाध्य करती है। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट डिटर्मिनेशन कैसे होगा, हाउ, ओके। तो इसमें प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग काम वही करेंगे, सेल्स को ही लेंगे। लेकिन सेल्स अब हमारा कितने का था, सेल्स हम लोग अब टोटल लेंगे। टोटल सेल्स मेरा कितने का था, 20। हम लोग इस 20 को लेंगे अब, ठीक है। सेल्स टोटल 20, परचेजेज हमारी टोटल कितने की थी, 10, तो हम लोग इसको लेंगे। लेस पहला परचेजेज, तो परचेजेज हमारा कितने का था भैया, 10। दूसरा एक्सपेंस, एक्सपेंस भी टोटल ही लेने को हो, 15, यहाँ 10 लिया है, यहाँ 5 लाख, तो 10 और प्लस 5 टोटल हो गए 15। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ आ गया। ये भी हमारा रेवेन्यू है, इनकम है, और ये इनकम को जनरेट करने का कॉस्ट है। तो मेरी प्रॉफिट जो आई है वो 5 लाख की प्रॉफिट आई है। ये एक्यूरल बेसिस पे प्रॉफिट है, लेकिन कैश बेसिस पे हमारी प्रॉफिट 7 लाख की आ रही थी। डिफरेंस आया ना दोनों में। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। ये आपको समझना था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ओके। सो फ्रेंड्स, नाउ आई वुड मूव एंड जस्ट आई एम हियर। तो यही एक्यूरल कंसेप्ट था आपका। जो एक्यूरल कंसेप्ट था वो आपको बताया अभी। एक्यूरल कंसेप्ट पे हमने जो प्रॉफिट निकाली वो 5 लाख रुपीज़ निकाली है। एक बार फिर से इसे देख लें। अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड, जो कि कॉस्ट था हमारा 15 लाख था एक्यूरल बेसिस पे, 15 टोटल आया था। रिकॉग्नाइज्ड इन दैट पीरियड, इट मीन्स if revenue is recognized on all goods sold during the period, cost of those goods sold should also be charged to that period. This concept is basically accrual concept since it disregards the timing and the amount of actual cash inflow or cash outflow. हमने कितना कैश दिया नहीं दिया इससे मतलब नहीं था, okay. And concentrates on the occurrence of revenue and expenses. तो हमने जो प्रॉफिट डिटरमाइन की थी 20 लाख के इनकम में, टोटल इनकम में 15 लाख के कॉस्ट को घटा के जो हमने डिटरमाइन किया था 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, यही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, सॉरी मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल में रेवेन्यू रिकॉग्निशन की ज़रूरत आ रही थी, ठीक है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है इसका जिक्र हो रहा था। तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी क्लियर हुआ और मैचिंग भी क्लियर हुआ होगा, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आपको यहाँ से जो मैंने बतानी है बात, अभी मैं इस पे थोड़ा रुकना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रूडेंस, द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, इंडस्ट्री प्रैक्टिस, कॉस्ट बेनिफिट और मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ आ जाइए आप, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। लेकिन जो अभी तक मैंने कराया है उससे आज आपको करना है। व्हाट आई वांट टू से, what I did just before now, so concentrate here. मैंने G बात की गोइंग कंसर्न, A for accounting period, M for money measurement, E for entity, F for full disclosure, R from revenue recognition, O for objectivity and M matching. मैंने आज आपसे इतना डिस्कशन किया है और इसकी जो बात है हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रूडेंस, टाइमलीनेस, इंडस्ट्री प्रैक्टिस, कॉस्ट बेनिफिट, मटेरियलिटी एंड कंसिस्टेंसी, इस पे मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूँगा। तो आज आपको गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड और मनी मेजरमेंट इस पे करना है खुद से। सॉरी, यहाँ भी ई भी आएगा, ओके। गेम आपको बोलना होगा। जी स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न, ए स्टैंड्स फॉर, मैंने लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा उसके पीछे रीज़न है।
ये आपको खुद करना है रिकॉल। जी से गोइंग कंसर्न, ए से अकाउंटिंग पीरियड, एम से मनी मेजरमेंट, ई से इंटिटी, एफ से फुल डिस्क्लोजर, आर से रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, एम से मैचिंग। तो आपको आज मैंने इतनी दूर तक बातें की हैं। आपके कल के क्लास में ये वाली जो पोर्शन है वो आने जा रही है। सो वेट टिल देन। आपको HPT ICMC इसके बारे में मैं कल आपसे डिटेल में बात करूंगा। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।